नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल उल्टा सीधा बाय भारत में। दोस्तों, मौत कभी भी किसी को भी कहीं भी कभी भी अपने गले लगा सकती है। कोई इस बात को कह नहीं सकता कि वो नहीं मरेगा। मरना तो एक दिन सभी को है, मुझे भी और आपको भी। ये एक हकीकत है, लेकिन हम लोग उसे कबूलते नहीं कि मौत मजाक में उड़ा देते हैं। अब कोरोना की वजह से भी कितनी मौत हो रही है। खैर, मैं कोरोना की बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा कि मैंने अपनी आंखों से अपने सामने अपनी मौत को खड़े हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी, मुझे अपने पास बुला रही थी, क्योंकि वो विनाश की घड़ी मेरे आंखों के सामने चल रही थी और मौत बिल्कुल पास में खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, वो वाकई में ही एक विनाश का दिन था, जिस दिन मैंने अपनी आंखों से विनाश को देखा था, अपनी मौत को देखा था। दोस्तों, मेरी इस कहानी को, मेरी इस घटना को अगर अच्छी तरह समझना है और मेरे हालात को, उस दिन जो मेरे साथ बीता, आपको समझना है, तो आपको ये मेरा वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, आपको मेरी कहानी पे कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, कोई मजा नहीं आएगा, और मेरी हालात या मेरा जो दुख था, मेरा दर्द था, आप समझ नहीं पाएंगे। दोस्तों, वीडियो शायद लंबा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अपनी कहानी छोटे में आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। लेकिन कहानी को समझाने के लिए मुझे आप सभी को बताना पड़ेगा कि घटना की शुरुआत यहां कैसे हुई, कैसे कैसे मैं उस घटना वाली जगह पर पहुंचा। उसके बाद उस घटना वाला दिन, जो घटना बीती, वो पूरा का पूरा दिन मेरा कैसा बीता, और उस दिन के बाद मेरी घर वापसी कैसे हुई सही सलाम। और हाँ दोस्तों, यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, तो आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत अप्रैल 2015 में होती है। मैं पेशे से एक टैटू आर्टिस्ट हूं और टैटू इक्विपमेंट सप्लाई का मेरा एक छोटा सा काम है। मैं टैटू के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको ऑल इंडिया में सप्लाई करता हूं। इसी के तहत मैं देश विदेश में टैटू के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, कन्वेंशन होती है, सेमिनार होते हैं, उनको अटेंड करने, उनको विजिट करने के लिए पहुंच जाता हूं, चाहे वो देश में हो चाहे किसी विदेश में हो। इसलिए मेरे चक्कर लगते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। इसी टैटू कन्वेंशन के तहत नेपाल में होने वाली थी इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन, नेपाल इंटरनेशनल टैटू कन्वेंशन। तो मैंने उधर पार्टिसिपेट करने का सोचा। मैंने वहां पर एक स्टॉल यानी कि बूथ भी बुक करा लिया। अब नेपाल मुझे जाना था, नेपाल टैटू कन्वेंशन अटेंड करने। अप्रैल 2015 की बात है। मैं अकेला जा रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि अपने साथ किसी को ले चलूं। तो मेरा एक दोस्त है, दिल्ली में रहता है, अजय शर्मा उर्फ चार्ली। आगे वीडियो में उसको मैं चार्ली के नाम से ही बुलाऊंगा, आप समझ जाना। वो भी एक टैटू आर्टिस्ट है। उसको मैंने कहा, वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। हम दोनों ने अपनी नेपाल के लिए फ्लाइट टिकट बुक करा ली। तभी मेरे भाई के पास एक लड़के का फोन आता है, विक्की नाम है उसका, जो करनाल में रहता है, जिसको मैंने आज तक उससे पहले कभी देखा नहीं था। भाई से सामान लेता है टैटू का, तो उसने भाई को बोला कि वो भी नेपाल जाना चाहता है, अगर भैया जा रहे हैं तो मेरे को उनके साथ जाना है। मैं आज तक कहीं बाहर नहीं गया, कभी फ्लाइट में नहीं बैठा। तब मेरे भाई ने मुझसे कहा, यार विक्की भी जाना चाहता है, अच्छा लड़का है, सीधा साधा लड़का है, उसको भी ले जाओ अपने साथ में। मैंने कहा, हमने टिकट बुक करा ली है, खैर उसकी भी टिकट अपनी ही फ्लाइट में मैं बुक करा देता हूँ। दोस्तों, मैंने उसकी टिकट बुक करा दी और उसको फोन किया। तब उसने कहा, भैया बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को अपने साथ ले जा रहे हो, मैं आज तक कहीं बाहर नहीं गया, लो मेरे पापा से बात करो। तब मेरे को उसके फादर ने बोला, बेटा मेरे बेटे का थोड़ा ध्यान रखना, वो आज तक कहीं बाहर अकेले नहीं गया, उसका प्लीज ध्यान रखना। मैंने उसके पापा को कहा, अरे अंकल जी चिंता मत करो, मैं तो कई बार कई जगह बाहर गया हूँ, तो हमारे साथ जा रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप घबराए नहीं। खैर, उसके बाद विक्की ने मेरे से पूछा, भैया जाने से पहले मैं क्या क्या खाने की चीजें ले जाऊं। मैंने कहा, विक्की भाई खाने में तू कुछ भी ले जा यार, हम तो सब कुछ खा लेते हैं। उसने कहा, ठीक है भैया, कुछ ना कुछ पैक करा के ले जाऊंगा। खैर, बात हो गई खत्म। उसके बाद वो दिन आया जिस दिन हमें दिल्ली से काठमांडू नेपाल जाना था, यानी कि 23 अप्रैल 2015। मैं और अजय शर्मा यानी कि चार्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, चेकिंग कराई, इमिग्रेशन क्लियर कराया और वेटिंग गेट, जहां डिपार्चर गेट था, वहां पर वेटिंग एरिया में फ्लाइट का वेट कर रहे थे। फ्लाइट शायद
1 घंटा लेट थी। कि तभी चार्ली ने मुझसे कहा, यार भरत जी, हम दोनों तो जा ही रहे हैं काठमांडू, कोई विक्की नाम का लड़का भी है, वो भी अपनी ऐसी तैसी कराने जा रहा है। मैंने कहा होगा यार, कोई विक्की ऐसी तैसी कराने दे उसे, तुझे क्या मतलब। तभी मेरे साथ में एक लड़का बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा, भैया मेरा नाम ही विक्की है और मैं ही काठमांडू जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा तू विक्की है? कह रहा भैया आप मेरे को पहचाना नहीं, आप ही ने तो मेरी टिकट बुक की है, मैं विक्की राजपूत करनाल से। मैंने कहा अरे 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 भाई, हाँ हाँ ठीक है, मैंने अब तेरे को पहचान लिया। दोस्तों क्योंकि मैं उससे पहली बार मिल रहा था, अब मैंने मिलते ही उससे कहा, हाँ विक्की यार तूने कहा था कि भैया खाने को क्या ले जाऊं, तो बता खाने को क्या क्या लेके आया। तब विक्की ने कहा, भैया खाने को कुछ भी नहीं लाया, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं लाया, हाँ चने लेके आया हूं, चने खाने हो तो बताओ। तब मैंने विक्की को धमकाते हुए बोला था, अबे चने, हम गधे हैं घोड़े हैं जो चने खाएंगे? अबे चने लेके आए, रख अपने चने अपने पास, नहीं खाने तेरे चने। वो बेचारा सीधा लड़का चुप हो गया। खैर थोड़ी देर बाद हमारी फ्लाइट आ गई, हमने फ्लाइट में बोर्डिंग की, बैठे जाके, और सफर के बाद, थोड़े सफर के बाद, करीब करीब डेढ़ घंटे के सफर के बाद हम काठमांडू शाम को 7:30 बजे के करीब पहुंच गए। काठमांडू एयरपोर्ट से हमने टैक्सी पकड़ी थामेल के लिए। काठमांडू में एक जगह है थामेल, जहां सभी लोग ज्यादातर ठहरते हैं, विदेशी भी आपको मिलेंगे, टूरिस्ट काफी लोग मिलेंगे। थामेल का बाजार भी काफी फेमस है। थामेल में हमारा एक होटल ऑलरेडी बुक था, हमने 4 लोगों के लिए किया था। हाँ मैं एक बात को बता दूं, 3 लोग हम थे, एक चौथा लड़का था जो दीपक कालरा नाम का है, वो गुड़गांव का है, वो भी एक टैटू आर्टिस्ट है। उसने हमसे कहा था कि वो 23 अप्रैल को आपके साथ, हमारे साथ नहीं जाएगा, वो 24 अप्रैल को, उसकी नेक्स्ट डे की फ्लाइट है, वो 24 अप्रैल को आपको सीधा टैटू कन्वेंशन में मिलेगा। टैटू कन्वेंशन 24, 25 और 26 अप्रैल की थी। हमने कहा ठीक है, तो हमने 4 लोगों का पहले से ही कमरा वहां नेपाल में थामेल के अंदर एक होटल बुक करा लिया था। होटल पहुंचे दोस्तों, होटल में चेकिंग किया और काफी थके हुए थे, क्योंकि यहाँ फरीदाबाद, करनाल से, दिल्ली से, इधर से आगे एयरपोर्ट इंतजार, उसके बाद थके होने के बाद हमने अपना रात का डिनर विनर किया और सो गए। दोस्तों अगला दिन 24 अप्रैल 2015, हम लोग सुबह उठे, आराम से तैयार हुए, नाश्ता किया और कन्वेंशन के लिए पैदल चल दिए, क्योंकि कन्वेंशन याक एंड येती नेपाल के काठमांडू में एक 5 स्टार होटल है, उसमें काफी बड़ा कन्वेंशन हॉल है, वहीं पर नेपाल टैटू कन्वेंशन हो रही थी। वो पिछले 3-4 सालों से वहीं हो रही थी। मैं पहले भी उधर जा चुका था, लेकिन इस बार तो मैंने पार्टिसिपेट किया था, अपना एक बूथ लगाया था। खैर हम कन्वेंशन के लिए तैयार होकर सुबह 10:30-11 बजे 24 अप्रैल को निकले और अपना बूथ देखा, ठीक था, सही जगह पे था। लेकिन मैंने और चार्ली ने उस दिन डिसाइड किया, विक्की हमारे साथ था, कि आज हम बूथ पे नहीं बैठेंगे, आज हम सभी टैटू आर्टिस्ट जो देश विदेश से आए हुए हैं, हमारे इंडिया के भी काफी सारे टैटू आर्टिस्ट थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहां पर विजिट कर रहे थे, आज उन्हीं आर्टिस्टों से मिलते हैं बजाय बूथ पर बैठने के। चार्ली ने कहा ठीक है भारत जी, आप जैसा कहो। दोस्तों 24 अप्रैल वाले दिन हम सभी टैटू आर्टिस्टों से आराम से मिलते रहे, उनसे बातें करते रहे और अपना टाइम पास किया। दोपहर का खाना भी हमने KFC में खाया, मजा आया काफी, मतलब कि हम अपने एंजॉय कर रहे थे जो जितना हो सकता था। रात को हम कैसीनो में भी गए। दोस्तों मुझे जुआ खेलना नहीं आता। कैसीनो में वो कॉइन डालने वाली मशीन होती है ना, बस 500-1000 रुपए के कॉइन लेते थे, उसमें डाले, हैंडल आया, जो थोड़े बहुत आए गए, लेकिन खाने का मतलब होता था। हम 3 लोग थे, एक हमारे को और इंडियन मिल गया था, 4 लोग थे। चलो यहाँ पर 5 स्टार होटल के अंदर कैसीनो है, रॉयल कैसीनो है, यहाँ खाना पीना सब कुछ मिलेगा, तो बस एंजॉय के लिए, टाइम पास करने के लिए कैसीनो जाते थे, जुआ खेलने नहीं, क्योंकि वो कोई टारगेट नहीं था, टारगेट तो टैटू कन्वेंशन थी। खैर 24 अप्रैल को रात को काफी देर हो गई कैसीनो में, हम अपने होटल आए और आराम से सो गए। दोस्तों अगला दिन था 25 अप्रैल 2015। शायद आप लोगों ने इस तारीख को सुन रखा होगा। नेपाल की वो त्रासदी, वो विनाश, वो भयानक घटना आप लोगों ने टीवी पर, समाचार पत्रों में अवश्य देखी होगी। दोस्तों 25 अप्रैल 2015 को दीपक भी हमारे को 24 तारीख को आ गया था, कन्वेंशन में मिल गया था, रात को वो भी हमारे साथ होटल में ही ठहरा था। तो हम चारों सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद हमने होटल के अंदर ही ब्रेकफास्ट किया। हमारे होटल के पैकेज में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। 10 बज चुके थे, तो मैंने सभी से कहा भाई देखो आज जल्दी चलते हैं, क्योंकि कल हमने अपने बूथ पर
सेटअप नहीं किया था, हम बैठे नहीं थे, लेकिन आज 25 और 26 तारीख को हम अपने बूथ पर प्रॉपर बैठेंगे, क्योंकि हमने उसे लिया है, तो वहाँ पर बैठना हम लोगों का ज़रूरी है। फटाफट नाश्ता किया और पैदल पैदल, नज़दीक ही था, कन्वेंशन हॉल याकेन-येती में पहुँच गए। करीब 10:30 बजे के करीब हम अपनी टैटू कन्वेंशन में पहुँचे। कन्वेंशन के अंदर जाके सबसे पहले हमने अपने बूथ को सेटअप किया, टेबल सेट किए, टेबल के ऊपर अपना जो भी पेपर वेपर बिछाना था, अपने विजिटिंग कार्ड सेट किए, जो हमारे पास छोटा मोटा डिस्प्ले का सामान था वो किया, अपना एक बैनर भी वहाँ पीछे लगाया, क्योंकि लोगों को पता तो चलना चाहिए ना, इंडिया से हम लोग भी आए हैं। इंडियन काफ़ी लोग पार्टिसिपेट और घूमने आए थे वहाँ पर। अब जब सेटअप करके हम बैठ गए और प्लानिंग करने लगे कि आज क्या क्या करना है, अपने जो पिट्ठू बैग थे हमने टेबलों के नीचे रख दिए, क्योंकि उसी के अंदर तो सामान लाए थे हम अब टैटू कन्वेंशन के लिए। तभी कन्वेंशन का ऑर्गेनाइजर हमारे पास आया, वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह जानता है और बहुत ही अच्छा आदमी है। मोहन गुरंग नाम है, नेपाल का सबसे बड़ा टैटू आर्टिस्ट, वही उस नेपाल टैटू कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वो मेरे पास आए, बैठे, हालचाल पूछा और हम लोग आपस में बातें करने लगे कि तभी अचानक एक भयंकर सी आवाज आई, धूम धाम। पूरे हॉल की लाइट जा चुकी थी, बहुत ही खतरनाक वो आवाज थी। आवाज सुनते ही हम 3-4 लोग जो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, एकदम घबरा के खड़े हो गए। ऑर्गेनाइजर ने घबराते हुए पूछा, ये क्या हुआ? तो मैंने कहा, मुझे लगता है मोहन भाई, लगता है कोई फ्लाइट हमारी इस होटल पे, हमारे कन्वेंशन सेंटर की छत पर क्रैश कर गई है, क्योंकि बहुत ही खतरनाक वो आवाज थी। और एकदम और जैसे ही जू की आवाजें आई, बाहर पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें शुरू हो चुकी थी। और तभी अचानक जमीन हिलने लगी, बिल्कुल पत्ते की तरह। आपने एक सूखा पत्ता फड़फड़ाते हुए, हिलते हुए देखा है ना, सेम सिचुएशन थी। वो बिल्डिंग उसी तरह हिलने लगी। हम घबरा गए कि ये क्या हुआ। तभी अचानक दिमाग में उसी समय आया, ये तो भूकंप है। इतना भयानक भूकंप मैंने इंडिया में भूकंप देखे हैं, लेकिन इतना तेज खतरनाक भूकंप तो मैंने आज तक नहीं देखा। हम चारों खड़े हुए, भागने की उसमें पोजीशन में, लेकिन भूकंप इतनी तेज था, हम भागना क्या, खड़े भी नहीं हो सकते थे बिना किसी सहारे के। अब कोई सहारा नहीं था। सामने देखा खिड़की थी, हम तीनों चारों खिड़की की तरफ भागे कि खिड़की से बाहर नीचे कूद जाएं। हम उस समय दूसरी मंजिल पे थे। दूसरी मंजिल पर दोस्तों, जब मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो नीचे कांटे वाली फेंसिंग होती है ना, सजावट वाली कांटे वाली, वो फेंसिंग लगी हुई थी। मैंने सोचा अगर मैं ऊपर से नीचे कूद गया, ऊपर तो शायद 1% बच जाऊं, लेकिन ऊपर दूसरी मंजिल से नीचे कूदा तो इन कांटों में घुस जाऊंगा, ये झाड़ियां मेरे शरीर में धस जाएंगी, मेरी मौत निश्चित है। ऊपर भी मौत है, नीचे भी मौत है। बिल्डिंग खटाखट हिल रही थी। तभी वहां मैंने एक बड़े से पिलर जो खिड़की के पास था उसको कस के पकड़ लिया। मेरे साथ चार्ली ने भी वही किया और सभी जो भी थे, और बाहर अंदर हॉल से चीख चिल्लाहट की आवाज आ रही थी। तभी धड़ाम की आवाज आई, शायद हॉल में से कोई बहुत बड़ा झूमर ऊपर से टूट के नीचे गिरा। दोस्तों, उस वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, हे भारत, अब तू मरने वाला है, किसी भी पल तेरी मौत होने वाली है। वो देख तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। वाकई दोस्तों, मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी और किसी भी वक्त वो बिल्डिंग टूट के गिर जाती और मेरा काम तमाम। मेरे दिमाग में उसमें एक ही बात आ रही थी, हे भगवान, अगर मुझे मौत देनी थी तो मेरे देश में, मेरे घर पर क्यों नहीं दी? यहां पराए मुल्क में, पराई जगह पर क्यों मौत दे रहा है? यहां तो मेरी लाश भी मेरे घर वालों को शायद नहीं मिल पाएगी। लावारिस लाशों में मेरी गिनती हो जाएगी। लावारिस लाशों में नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मौत तो सामने थी। अब मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार था, मेरे बच्चे थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त सब आ रहे थे। वो कुछ ही पल थे दोस्तों, वो कुछ ही पल थे जब इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी। शायद ये बातें मेरे दिमाग में ही नहीं, वहां पर मौजूद उस समय जो भूकंप का सामना कर रहे थे, उन सब के दिमाग में यही बातें गूंज रही होंगी।
क्योंकि वहां पर काफी देश के और विदेशी लोग भी तो थे। क्या सोच के आए थे? एंजॉय। लेकिन कहां, किसका सामना करना पड़ा? एक भयानक भूकंप का, और बिल्डिंग थरथरा के कांप रही थी और हम घबराए जा रहे थे। मौत सामने ही थी कि ये आई और ये आई। बस इंतजार था कि तभी अचानक भूकंप धीमा हो गया। जैसे ही वो धीमा हुआ, हम सब लोगों की जान में जान आई और हम वहां से फटाफट भागने लगे। मैंने अपना बैग भी बेंच के नीचे से खींचा और भागा। जब दोस्तों हम बिल्डिंग से ऊपर से नीचे के लिए जब भाग रहे थे, तब मैंने रास्ते में देखा कि मेरा पीछे जो कन्वेंशन हॉल में मैंने बूथ लगाया था वो टूटा गिरा पड़ा था। पूरे कन्वेंशन हॉल में जितने भी टैटू कन्वेंशन से रिलेटेड बूथ यानी कि स्टॉल्स लगी हुई थी, सारी टूट के गिर चुकी थी। रास्ते में बिल्डिंग के प्लास्टर गिरे पड़े थे, किसी के लैपटॉप गिरा पड़ा था, किसी का कौन सा सामान था, किसी का क्या सामान था। सब चीख चिल्लाहट के साथ भाग रहे थे और सबके सब बाहर निकलना चाहते थे। उस दूसरी मंजिल से नीचे आकर बाहर जाना चाहते थे। मैं भी तो उन्हीं लोगों की गिनती में था। बच्चों को भी ध्यान रखना था। बच्चे भी, जो अंग्रेज आए थे उनके साथ बच्चे भी थे, वो भी अपने बच्चों को संभाल रहे थे। हमारा एक हिंदुस्तानी भाई भी अपने बच्चों को लेके गया था, वो भी अपने बच्चों को देख रहा था। अब जितने भी हम लोग थे, हमारी कोशिश ये थी कि फटाफट हम बाहर आ जाएं। खैर, किसी तरह से जब बाहर आ रहे थे, सब टूटा फूटा सब कुछ। वो 5 स्टार होटल याकेन ये थी, उसका कन्वेंशन हॉल, उसके आसपास में जितनी उसने डेकोरेटिव चीजें सजा रखी थी, सब की सब टूट के नीचे गिरी हुई थी। झूमर, सीनरीज, स्टैचूज सब टूट चुके थे। छत के प्लास्टर जगह जगह से गिरे हुए थे, वो रास्ते में नजर आए ऊपर से नीचे आते वक्त। खैर, थोड़ी ही देर में हम सभी के सभी बाहर थे। बाहर कन्वेंशन हॉल से बाहर खड़े हुए थे। ये फोटो किसी ने ऊपर से ली थी। आप देखिए, इस भीड़ के अंदर मैं भी हूं। मैं भी उस भयानक त्रासदी को देखते हुए उस कन्वेंशन हॉल से बाहर आके खड़ा हुआ था। जब हम कन्वेंशन हॉल से बाहर आ गए, तब एहसास हुआ कि मौत के मुंह से बाहर आ गए। लेकिन दोस्तों, ये मेरी एक गलत फहमी थी कि मौत ने हमारा पीछा छोड़ दिया और मैं मौत के मुंह से वापस आ गया। नहीं, मौत तो अभी हमारा पीछा बहुत देर तक करने वाली थी, पता नहीं कब तक। क्योंकि भूकंप तो हमने सहन कर लिया था। शुक्र है कि वो बिल्डिंग नहीं गिरी। लेकिन तभी अचानक मेरी बिल्डिंग की तरफ नजर गई, क्योंकि उस खिड़की की तरफ गई जो दूसरी मंजिल पे थी, जहां पर मैं खड़ा था। उस खिड़की की तरफ गई तो उस खिड़की के बाजू पे उस बिल्डिंग में मैंने एक बड़ी सी दरार देखी। आप इस फोटो में देख सकते हैं उस दरार को, और उस खिड़की को देख सकते हैं, दूसरी मंजिल की खिड़की जहां मैं खड़ा हुआ था, ऊपर से नीचे कूदने की सोच रहा था। ये दरार देख रहे हैं ना आप? अगर कुछ पल और भूकंप रहता तो ये बिल्डिंग 101% टूट के बिखर जाती और हम सबकी मौत हो जाती। लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया कि बिल्डिंग गिरी नहीं, दरार ही आई। हम सब सही सलामत बाहर थे। पर कितने सलामत थे? अब के बाद हमारी जिंदगी कैसे होगी, यही विचारों में हम सब परेशान थे। और एकदम शांति थी, चारों तरफ शांति थी, क्योंकि सबके सब सुन थे उस भूकंप से बाहर आके। हाँ, कईयों को खरोंचे आई थी, छोटी मोटी हल्की चोटें लगी थी, लेकिन भगवान का शुक्र था कि किसी को बड़ी चोट या बड़ा हादसा कुछ नहीं हुआ था। अब हम सब बाहर थे, आराम से खड़े, सुन चुपचाप, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा, खड़े थे। लेकिन दोस्तों, हम सब चुपचाप ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह सके कि तभी एक भूकंप का झटका और आया और लोगों में फिर शोर शराबा, चीख चिल्लाहट शुरू हो गई। सब भागने लगे। तब किसी ने चिल्ला के कहा, आप लोग जितने भी यहां खड़े हैं, इसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आप लोग यहां से दूर बिल्डिंगों से हो जाइए, क्या पता कौन सी बिल्डिंग टूट के गिर जाए। आप लोग सभी के सभी बाहर सड़क की तरफ जाइए, सड़क पर जाके खड़े होइए। अब हम सब लोग सड़क की तरफ जा रहे थे, लेकिन भूकंप का झटके फिर महसूस कर रहे थे। चलते चलते भी महसूस कर रहे थे कि भूकंप के झटके आ रहे हैं। दोस्तों, उसी समय मौसम ने भी करवट बदल दी। अचानक ही मौसम ठंडा हो गया, बरसात वाला हो गया, आसमान में बादल छा गए, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। मैंने नॉर्मल एक कमीज पहन रखी थी, मुझे ठंड भी लगने लगी।
दिल घबरा रहा था, क्योंकि अभी भी उस हादसे की जो यादें थी, वो घटना की यादें थी, वो अभी हमारे दिल में थी, जहन में थी, और शरीर में एक कपकपी भी थी। और थोड़ी सी हल्की से ठंड ने भी वो कपकपी को बढ़ा दिया। दोस्तों, हम लोग बाहर सड़क पे आ गए। 20 सड़क की रेलिंग के जो होती है डिवाइडर की, उस रेलिंग पे आकर बैठ गए। अब समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें क्या ना करें। भूकंप तकरीबन 11:56 पे आया था सुबह के, और उस समय तकरीबन 12:30-1 बज चुका था। हम सड़क पे थे, मौसम में बदलाव था, हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही थी, कपकपी आ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। दोस्तों, सड़कों पर चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी, क्योंकि सब लोग सड़कों पर आ चुके थे। कोई भी अपने घर में, दुकान में रहना नहीं चाहता था। मैंने नजर देखी तो चारों तरफ दुकानें थी उस समय उस जगह पर, और दुकानों के जिनके बाहर शीशे लगे हुए थे, डेकोरेटिव बड़े बड़े शोरूम्स के, वो सारे शीशे, कांच के शीशे टूट चुके थे। कांच पूरी सड़कों पर बिखरा हुआ था, और भूकंप के झटके अभी भी रह रहकर आ रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी देर हो गई, अब हम कहां जाएं, क्या करें। लोग जिन्होंने अपने घर जाना था, भूकंप के हल्के कम होने पर अपने अपनी गाड़ियों से जैसे तैसे वहां सड़क से जा रहे थे, लेकिन हम बीच सड़क पर उस समय तक जमे हुए थे। पता नहीं कितनी देर तक हम वहां पर बैठे रहे। करीब 3-3:30 बजे के करीब दीपक कालरा ने मुझसे कहा, भारत भाई, हमें लगता है कि हमें रेस्क्यू के लिए कुछ सामान इकट्ठा करना पड़ेगा। तब मैंने कहा, दीपक भाई, रेस्क्यू के लिए क्या सामान इकट्ठा करें? खाने पीने को सारी दुकानें तो बंद हो गई हैं, मोबाइल का नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो कहां से लाएंगे खाने पीने का सामान? अब होटल भी तो नहीं जा सकते जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, क्योंकि किसी ने बोला है मुझे कि रास्ते सारे जाम हैं, क्योंकि बिजली के खंभे टूट के गिर चुके हैं। बिजली पूरे नेपाल काठमांडू में बंद है, बिजली के खंभे टूटे हुए हैं, कुछ बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, कुछ होटल गिरे हुए हैं। सुनने में बहुत कुछ आ रहा था कि वहां बिल्डिंग गिर गई, 10 लोग मर गए, वहां बिल्डिंग गिर गई, 50 लोग दफन हो गए, ये हो गया, कुछ मलबे में दबे हुए हैं, कुछ कहां, समझ नहीं आ रहा था। ये बातें सुन सुन के और भी डर लग रहा था। लेकिन वो मौत तो मेरे साथ ही चल रही थी ना। हाँ, साथ ही तो थी, क्योंकि हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और ऐसा लग रहा था भूकंप से बचे तो डर और भय, ये भूकंप के हल्के हल्के झटके, ये ठंड, और हमें पता नहीं कि क्या करना है, कहां जाना है, ये सब चीजें हमें मार देंगी। हमारी मौत निश्चित है, मौत बाजू में ही तो थी। लेकिन दोस्तों, जब ये सब हो रहा था तो दीपक की बात ने मेरे को किया, दिल पे अटैक किया कि वाकई हमें रेस्क्यू के लिए कुछ इकट्ठा करना चाहिए। कोशिश करने में क्या जाता है, यहां सड़क के बीचों बीच बैठकर हम क्या करेंगे, कुछ तो कोशिश करें। दोस्तों, हम थोड़ा सा आगे चले तो आगे जाने पर एक खोखा, या बोलते ना, बाहर दुकान नहीं, छप्पड़ सा था। वहां पर एक आदमी के पास पानी की बोतलें मिली, उससे हमने 10 पानी की बोतलें खरीदी। और अब हैरान होंगे जान करके, वो 10 पानी की बोतलों की कीमत थी 1000 रुपए। लेकिन मरते क्या ना करते, 1000 रुपए यानी 100 रुपए की पानी की बोतल हमने वहां से खरीदी। 10 बोतलों को अपने बैग में रखा, लेकिन पानी शायद जान बचाता है, ये सोच के हमने पानी की बोतल भी खरीद ली। लेकिन अभी ठंड लग रही थी, तो उसी समय लालची बनने का, चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। किस्मत अच्छी थी, चाय की दुकान भी मिली। जब चाय की दुकान में, जो वो भी छप्पड़ सा ही था, उस चाय की दुकान में हम चाय ले रहे थे, तब भूकंप आया। तेजी से हिला। चाय वाले ने कहा, बाहर जाके खड़े हो जाओ, अंदर मत आओ। हम बाहर रोड पे खड़े थे तो चाय वाला चाय दे गया। 100 रुपए की चाय लगाई थी उसने। खैर कोई बात नहीं, इतनी बुरी हालत में भी उसने चाय पिलाई। ठंड लग रही थी, मौसम बदला हुआ था, लेकिन मौत अभी भी हमें अपने साथ ही चलती हुई महसूस हो रही थी, क्योंकि भूकंप के झटके, चाय का छलकना, ये सब चीजें, मौत की तो आहट थी, लेकिन मजबूरी थी, क्या करें।